फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस आज की क्लास में लोग देखने वाले 1.2। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया हुआ है कि पहला पार्ट, 9वीं का पहला पार्ट, क्या नाम है पार्ट का, समुच्चय। तो उसके अंदर 1.1 हमने देख लिया। 1.2 आज करना है। तो उसके लिए हमको 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो 1.2 के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है 1.2 के लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। मतलब हमारे पास समुच्चय तो हमने देख लिया कि समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है समुच्चय, ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ है। लेकिन अब देखने वाले कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। तो कुछ प्रकार के समुच्चय मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, और भी होते हैं, लेकिन आपको 9वीं कक्षा में इतना नहीं पढ़ना है। आपको जितना मैं लिखा दे रहा हूँ इतना ही आपको कक्षा 9वीं में पढ़ना है। इसके बाद 11वीं और 12वीं में आपको सेट्स आएंगे, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम लोग 1.2 एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। तो यहाँ पर 4-5 टाइप के मैंने समुच्चय लिखे हुए हैं। पहला है एकल समुच्चय, दूसरा है रिक्त समुच्चय, तीसरा है सीमित समुच्चय, चौथा है अनंत समुच्चय, या उसको असीमित समुच्चय भी कहा जाता है। अनंत समुच्चय बोल दीजिए या तो असीमित समुच्चय बोल दीजिए। ये सीमित समुच्चय को परिमित समुच्चय भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो आखिरी है वो सम समुच्चय है, ठीक है। मैं बारी बारी सबको क्या करता है, एक के बाद क्या करता है, एक के बाद एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला चीज क्या लिखा हुआ है, एकल समुच्चय। क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर एकल समुच्चय लिखा हुआ है। तो एकल समुच्चय मतलब जैसे नाम में ही आता है कि उसके अंदर कोई एक होगा। एकल मतलब एक, ठीक है। उस समुच्चय के अंदर जो घटक रहेंगे, उस समुच्चय के अंदर जो घटक रहेंगे, उस घटक कितना रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। उसे क्या कहा जाएगा, एकल समुच्चय कहा जाएगा। घटक मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये समुच्चय है, ठीक है। ये समुच्चय के अंदर ए बी सी, ये क्या है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके घटक हो जाएंगे, ठीक है, जो समुच्चय के अंदर होते हैं। तो एकल समुच्चय के अंदर जो भी समुच्चय रहेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही घटक रहेगा, ठीक है, सिर्फ एक घटक रहेगा। उसे क्या कहेंगे लोग, एकल समुच्चय कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब भी एक ही होता है, तो सिंगलटन सेट जिस समुच्चय के केवल एक घटक का समावेश हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही घटक रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, एकल समुच्चय कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में सम अभाज्य संख्या। आप लोग शुरुआत से देखते आएंगे, 5वीं 6वीं से देखते आएंगे कि सम अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। सिर्फ हमारी संख्याओं में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। दो देखो, सम संख्या भी है और दो अभाज्य संख्या। सर कैसे, दो किसी पहाड़ी में आता है क्या, नहीं आता है, तो दो अभाज्य संख्या हो गई, और सम संख्या की दो की पहाड़ी में आता है, तो सम अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर क्या आ गया बच्चों, एक आ गया। तो ठीक है, दो आ गया, मतलब दो क्या, एक ही घटक है इसके अंदर, इस समुच्चय में सिर्फ एक ही घटक है, इसलिए क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। मतलब ऐसे समुच्चय का आंसर सिर्फ एक ही घटक आएगा, उसे एकल समुच्चय कहा जाएगा। अब बच्चों अगला है रिक्त समुच्चय या नल या एम्प्टी सेट। नल या एम्प्टी सेट, आपको देखो, आप लोग जब क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में तो आपको पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त मतलब खाली जगह, ठीक है, वो खाली जगह आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। रिक्त मतलब खाली, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई घटक रहेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई घटक होगा ही नहीं। जैसे जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णनों का एक भी घटक नहीं होता है, मतलब ऐसा गुण वर्णन विधि जिसका एक भी घटक नहीं रहेगा, मतलब उस लाइन का जो मतलब है उसका एक भी घटक आएगा क्या, नहीं आएगा, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय को देखो, समुच्चय बनाएंगे लेकिन उसके अंदर कुछ लिखेंगे क्या, नहीं, या तो आप लोग जीरो बना के उसको क्या कट कर देंगे, इसको बोलते हैं फाइव। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फाइव होते हैं। इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, x सच देट x, यह 2 और 3 संख्या के बीच की प्राकृत संख्या है। 2 और 3 के बीच की प्राकृत संख्या है बच्चों, क्या है, समुच्चय समझ में आ गया होगा। 2 और 3 के बीच में ऐसी एक संख्या नहीं है जो प्राकृत संख्या, 2 के बाद 3 आती है, 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। और प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कोई संख्या नहीं, इसलिए समुच्चय बनाया, लेकिन समुच्चय के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं, रिक्त समुच्चय हो गया ये, ठीक है। अब आ जाता है सीमित समुच्चय। बच्चों सीमित समुच्चय मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसकी बाउंड्री हो, मतलब जिसको आप गिन सकते हो कि हाँ भाई यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है, आप उसको बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा वो,
सीमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि आप गिन पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आप बता ले रहे हो कि ये सीमित समुच्चय है। जैसे मैंने बोल दिया 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में 4 से भाग जाने वाली संख्या है, तो 1 से लेकर आपके पास कितनी संख्या है, 1 से लेकर 22 तक की संख्या है, इसके अंदर 4 से भाग जाने वाली संख्याएं आपको चाहिए। ठीक है, 4 से भाग जाने वाली संख्याएं क्या आ गई, 4 8 12 16 और 20, ये संख्याएं आपके क्या हो जाएगी, आ जाएंगी आंसर। तो ये क्या हो गया, आपका सीमित समुच्चय हो गया, क्योंकि आपको मालूम है ना मान क्या है, निश्चित है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, जिस समुच्चय की घटकों की संख्या सीमित हो, क्या हो, घटकों की संख्या सीमित हो और उनकी संख्या गिनकर बताई जा सकती हो, जिनके घटकों की संख्या क्या हो, सीमित हो और घटकों की संख्या आप गिनकर क्या करते हो, बता सकते हो, उसे क्या कहा जाएगा, सीमित समुच्चय कहेंगे। अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है इंग्लिश में से। तो अनंत समुच्चय मतलब जो एक बार स्टार्ट तो हुई लेकिन खत्म कहां होगी वो आपको नहीं मालूम है। एक बार शुरुआत तो होगा उसका लेकिन खत्म कहां होगा आपको नहीं मालूम। जैसे मैंने बोल दिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलती जाती कब तक हमको मालूम ही नहीं कहां रुकेगी ये। तो ये क्या हो गई, असीमित संख्या हो जाएगी, जिनको हम लोग गिन कर बता नहीं सकते। जिस समुच्चय घटकों की संख्या असीमित हो, क्या हो, असीमित, जिसको आप पता नहीं लगा सकते, अर्थात वो गिनकर न बताई जा सकती हो, मतलब वो समुच्चय जो गिनकर आप बता नहीं सकते उनके घटकों को, उसे अनंत समुच्चय कहते हैं, या तो असीमित समुच्चय कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या तो आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। 1 2 3 4 से स्टार्ट तो होगा लेकिन खत्म कहां होगा हमको मालूम नहीं है। अब यहाँ पर एक नोट की बात है बच्चों, ध्यान दो में क्या है, संख्या समुच्चय, ये सारी क्या है, संख्या समुच्चय हैं। तो यहाँ पर n मतलब प्राकृत संख्या, w मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, i मतलब इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, q मतलब रैशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, r मतलब इरैशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो प्राकृत संख्या मालूम आपको 1 2 3 4 5 6, w मतलब होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या है, i मतलब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देखे नहीं होंगे तो उसको पहले जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, वे संख्याएं जो बटे में होती हैं, 2 बटे 3 4 बटे 5 10 बटे 12, ठीक है, ये संख्याओं क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। r मतलब इरैशनल नंबर मतलब ये संख्याएं जो करणीय होती हैं, ठीक है, करणी में 2 करणी में 3, ठीक है, पाई का मान, ये सारी चीजें क्या होती है, इरैशनल नंबर होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, अनंत समुच्चय होते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं आपके पास है, प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, ये सारी संख्याएं क्या होती है, अनंत समुच्चय होती है, असीमित समुच्चय होती है। इसका उपयोग हम लोग आगे वाले प्रश्न संग्रह में करने वाले हैं। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सम समुच्चय। जैसा कि नाम में लिखा है सम मतलब समान, मतलब हमारे पास दो समुच्चय रहेगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी। मान लेते हमारे पास दो समुच्चय, समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में है और बी के प्रत्येक घटक समुच्चय ए में है। मतलब जो घटक इसमें है वही घटक क्या इसमें है, और जो घटक इसमें है वही घटक क्या इसमें है। मतलब दोनों समुच्चय में जो घटक है वो क्या है, समान है, ठीक है, डिफरेंट नहीं, समान है। उसे क्या कहा जाएगा, सम समुच्चय कहा जाएगा। देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में और समुच्चय बी के प्रत्येक घटक समुच्चय ए में हो, उन्हें क्या कहा जाता है, सम समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सम समुच्चय कहा जाता है। और जैसे हमारे पास यहाँ पर दो समुच्चय मैंने लिया है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। सम समुच्चय है, इन्हें चिन्ह द्वारा a बराबर b इस तरह दर्शाया जाएगा। अगर दो समुच्चय समान है तो उन्हें चिन्ह द्वारा a बराबर b करके हम लोग दर्शा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया है। अब इस उदाहरण की मदद से हम लोग समझेंगे कि सम समुच्चय क्या होता है, ठीक है। चलिए a बराबर x सच दैट x, यह लिसन मतलब सुनना, इंग्लिश में लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। यह शब्द का वर्ण अक्षर मतलब अल्फाबेट है, ठीक है, वर्ण अक्षर है। तो लिसन को मैं क्या करूंगा, उसको सूची पद्धति बदली करूंगा। ये क्या लिखा, गुणवर्णन विधि, और क्या है, सूची विधि। अगर आपको गुणवर्णन विधि सूची विधि नहीं समझ में आता है तो इसके पहले वाला वीडियो पार्ट 1 मतलब 1.1 वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सूची पद्धति क्या होती है और गुणवर्णन विधि क्या होती है। तो ये सूची पद्धति में लिखा है, गुणवर्णन विधि में उसको मैंने सूची पद्धति में कॉमा दे के लिख दिया। यहाँ पर अगर कोई संख्या दो बार आती, अगर कोई लेटर या कोई वर्ण अक्षर दो बार आता तो उसको मैं क्या करता, एक ही बार लिखता। तो लिसन को LISTEN कॉमा दे के मैंने लिख दिया। और बी समुच्चय क्या है मेरे पास, Y सच दैट Y, यह साइलेंट शब्द का वर्ण अक्षर है। साइलेंट मतलब मौन, एकदम शांत हो जाओ,
ठीक है, तो मैंने क्या किया, साइलेंट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, SILENT। अगर आप लोग देखेंगे तो यही SILENT, तो यहां पर भी SIELNT, तो यहां पर भी वही वर्ण अक्षर है, मतलब दोनों के अंदर वर्ण अक्षर क्या है, समान है। हाँ, जो दोनों का क्रम है वो अलग अलग हो सकता है, वर्ण अक्षरों का क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों के अंदर जो घटक रहेंगे वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इसलिए समुच्चय ए और बी क्या हो जाएंगे, सम समुच्चय हो जाएंगे। ए और बी में घटकों का क्रम भिन्न है, घटकों का क्रम क्या है बच्चों, अलग अलग है, पर घटक वही है। घटकों का क्रम अलग अलग है लेकिन घटक वही है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान हैं। जैसा कि आपको मालूम है ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे बच्चों। तो इस तरह मुझे लगता है आपको चारों प्रकार के समुच्चय मतलब एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय और सम समुच्चय, इनके बारे में आपको समझा होगा। यदि आपको समझा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारा 1.2। आपके सामने प्रश्न संग्रह 1.2 का पहला सवाल लिख के रखा हुआ है। हम लोग एक एक सवाल लेके करते जाएंगे और हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1.2 चल रहा है हमारा प्रश्न संग्रह 1.2। उसका पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। क्या लिखा मैंने, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय सम समुच्चय है। मतलब यहाँ पर तीन समुच्चय दिया गया, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी। ठीक है, समुच्चय का नाम अंग्रेजी की बड़ी लिपि द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन से सम समुच्चय हैं और कौन से नहीं है, आपको कारण सहित क्या करना, बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर तीनों समुच्चय लिख के रख दिया है। अगर आपके पास किताब होगा तो आप किताब में भी देख सकते हो, नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, चलो तो समुच्चय ए क्या है मेरा, समुच्चय ए क्या, मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं पहले, स्पष्टीकरण। ठीक है, जब भी कारण सहित बोले तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। तो समुच्चय ए मेरा है x such that 3x - 1 = 2, ये मेरा पहला समुच्चय है। ठीक है, तो मैं इस समुच्चय को क्या करता हूं, हल करता हूं। इसलिए 3x - 1 बराबर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। 3x = 2 + 1, x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3, इसलिए मेरे पास आंसर आएगा x बराबर 3 बटे बच्चों 3, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया 1। समुच्चय a जो है उसका आंसर कितना है, 1 है। अब समुच्चय b को हल करते हैं हम लोग। क्या है b बच्चों, x such that x एक प्राकृत संख्या, क्या है वो, प्राकृत संख्या है जो न तो अभाज्य और ना ही भाज्य। मतलब ऐसी संख्या का पता लगाना है आपको जो भाज्य भी नहीं होना चाहिए और अभाज्य भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमारी प्राकृत संख्या में ऐसी से केवल एक ही संख्या है जो न तो भाज्य न तो अभाज्य, वो है एक। एक देख लो, किसी पहाड़ में नहीं आता है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, तो a का भी मान 1 आ गया, b का भी मान 1 आ गया। अब c देख लो क्या है हमारे पास, c। अब देख लो यहाँ पर x such that x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, मतलब जो x है वो आपका क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या है। तो x जो है वो छोटा है किससे, 2 से, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या को। और जो प्राकृत संख्या आपकी है वो 2 से छोटी है, 2 से छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 देख लो, ये आपका 2 देख लो, ये आपका 3। तो आपको समझ में आ जाएगा 1, 2 और 3 से, क्या समझ में आ गया 1, 2, 3 से बच्चों, कि आ गया समुच्चय ए, बी और सी के प्रत्येक घटक समान है। क्या है, प्रत्येक घटक क्या है बच्चों, समान है। ठीक है ना, समुच्चय ए का, समुच्चय बी का, समुच्चय सी का प्रत्येक घटक क्या है, समान है। क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए समुच्चय ए, बी और सी क्या है, सम समुच्चय। क्या है बच्चों, सम समुच्चय। ठीक है, यहां तक। तो इसलिए अंत में लिखेंगे समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी बराबर समुच्चय सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी सवाल का हल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं दूसरा सवाल।
मैंने यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिख के रखा हुआ है। तो सवाल बहुत आसान है, इसको कर लेते हम लोग हल। क्या है? सम ए और बी सम समुच्चय हैं? कारण सहित स्पष्ट करो। ठीक है, आपको बताना समुच्चय ए और बी दोनों क्या सम समुच्चय हैं, तो आपको उसका कारण देना है। ठीक है, सम समुच्चय मतलब समुच्चय ए में जो घटक रहेंगे वही घटक समुच्चय बी में होने चाहिए। परिभाषा में देख कर आए हैं। ठीक है, तो मैं पहला हल कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर ए लिखा सम संख्या, इसको हल करते समय उत्तर उतारना, प्रश्न उतारना पड़ेगा। सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, मतलब ऐसी सम संख्या जो अभाज्य भी होना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहां पर बताया था, देखो ना, एक प्राकृत संख्या जो न तो सॉरी ये नहीं है, इसके पहले आपको मालूम है कि सम संख्या जो भाज्य भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो है सिर्फ दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब दो किसी पहाड़े माता भी नहीं और दो के पहाड़े माता है। इसलिए दो यह केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य है। ठीक है बच्चों, जो सम और अभाज्य है, इसलिए ए का आंसर आ जाएगा बच्चों के ना 2। ठीक है, ये ए का समुच्चय आ गया और मैं लिखता हूं समुच्चय बी। बी देख लेंगे हम लोग बच्चों, हमारे पास क्या है कि x सच दैट 7x - 1 बराबर 13। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा हल। तो मैं हल करने के लिए यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, देखो इसको मैं लिखता हूं यहां पर। तो क्या आ जाएगा बच्चों 7x - 1 बराबर 13, इसलिए 7x बराबर 13। यहां पर माइनस है, यहां पर जाएगा क्या हो जाएगा +1 और 7x बराबर 14। तो x का मान आ जाएगा 14/7, इसलिए x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा b का भी आंसर कितना आ गया, b का भी आंसर आ गया 2। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ गया कि समुच्चय a, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या है b, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे समुच्चय a बराबर समुच्चय b। समुच्चय a और b सम समुच्चय हैं, समुच्चय a और b, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे a और b सम समुच्चय है। ठीक है बच्चों, आपको पहला सवाल और दूसरा सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में क्या करेंगे, इसको एकदम अच्छे से लिख लेंगे। समझा? अब मैं सवाल करता हूं तीसरा सवाल। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए मैंने तीसरा सवाल लिख दिया है। सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 हो चुका है। ठीक है, आपको समझा होगा। अब हम लोग कर लेते हैं तीसरा सवाल। बहुत आसान है, क्या करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है। ठीक है, आपको मालूम रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जो खाली हो, मतलब उस समुच्चय के अंदर कोई घटक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सकारण स्पष्ट करो, कारण के साथ आपको बताना क्यों वह रिक्त समुच्चय, अगर वो रिक्त समुच्चय है तो क्यों है। ठीक है, जैसे मेरे पास पहला सवाल है, तो मैं पहले सवाल उतार लेता हूं। समुच्चय ए जो है मेरे पास x सच दैट x 0 मतलब 0 बच्चों, छोटी प्राकृत संख्या, 0 से छोटी प्राकृत संख्या। पहली बात मैं बता दूं बच्चों, प्राकृत संख्या जो होती है, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 ... मतलब जो प्राकृत संख्या होती है वो शुरू होती है 1 से। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो यहां पर लिखेंगे हल में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। अर्थात 0 से छोटी प्राकृत संख्या, यह कथन क्या है बच्चों, गलत है। यह कथन क्या है, गलत है। इसलिए मैं बोलूंगा a बराबर समुच्चय क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। इसलिए समुच्चय a यह क्या है, रिक्त समुच्चय है।
समुच्चय ए क्या है बच्चों, रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया पहला, एकदम अच्छे समझा है, ठीक है। क्योंकि प्राकृत संख्या जो आपकी एक से शुरू होती है, एक से छोटी होनी नहीं चाहिए। तो ये जो लाइन लिख के दिया है इसने सरासर एकदम गलत लिख के दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक से छोटी प्राकृत संख्या होती नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लो हमारे पास क्या है। दूसरा सवाल हमारे पास है बी, जो हमारे पास है x सच दैट x का स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग ध्यान देंगे x स्क्वायर बराबर 0, और 0 को हम लोग स्क्वायर अगर करेंगे, 0 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ये 0 आया, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा बच्चों, ये रिक्त समुच्चय होगा क्या, नहीं। 0 भी क्या एक मान है ना, 0 भी क्या एक मान है, इसलिए b का जो आंसर आया है वो क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय b यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है बच्चों। ये रिक्त समुच्चय है क्या, नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 0 भी क्या एक मान है, ठीक है। उसको मत समझिएगा कि 0 आ गया मतलब रिक्त समुच्चय लिख देंगे, 0 भी कोई वैल्यू होती है ना। हाँ चलिए, अब हम लोग करते हैं तीसरा, क्या कर लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या है हमारे पास, पहले मैं सवाल लिख देता हूं, देखिए क्या है हमारे पास, c बराबर है x सच दैट x 5x माइनस 2 बराबर 0, और अगर मैं बात करूं जो x रहेगा मेरा नेचुरल नंबर आएगा, मतलब जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आनी चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब आंसर आना चाहिए 1 2 3, मतलब पूर्ण संख्या, पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, माइनस में भी नहीं आना चाहिए। मतलब 1.2 चलेगा क्या सर, नहीं चलेगा। -2 चलेगा क्या सर, नहीं चलेगा। मतलब ऋणात्मक और दशमलव वाला संख्या नहीं चलने वाला है यहाँ पर, मतलब जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब धनात्मक संख्या आएंगी, ठीक है। मैं आपको संख्या के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया होगा किसी वीडियो में कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसके अंदर मैं बता दूंगा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 5x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है, इसलिए 5x बराबर क्या आएगा बच्चों, 2, क्योंकि यहाँ -2 तो यहाँ जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है, x का मान 2 बटे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब 2 बटे 5, अब 2 को क्या करोगे आप, 5 से भाग दोगे, तो 2 को 5 से भाग देना है। 2 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 2 आता है क्या, नहीं। दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, भाग देना आना चाहिए, 5 चौक 20, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 0.4। x का मान कितना आ गया बच्चों, 0.4 आ गया। अब 0.4 क्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए 0.4 यह प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। जब प्राकृत संख्या नहीं है तो x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा ना, x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और हम लोग क्या लेंगे, समुच्चय c यह रिक्त समुच्चय। समझा बच्चों यहां तक, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल, आपको पूरा समझा होगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको कॉपी में क्या करना है, उतार लेना है, और इसके रिलेटेड जितने सवाल रहेंगे आप लोग घर में क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं करता हूं सवाल नंबर 4, तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 4, ये इस प्रश्न संग्रह का आखिरी सवाल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम अच्छे समझा होगा, इतना उम्मीद है मुझे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय सीमित है, सीमित समुच्चय मालूम है, जिसकी बाउंड्री आपको मालूम है कि हाँ भाई इसको हम लोग गिन सकते हैं। इन शॉर्ट याद रखो, जिसको आप लोग गिन सकते हैं जिस समुच्चय को, उनको सीमित समुच्चय, और जिसको आप लोग गिन नहीं सकते उसको असीमित समुच्चय। कौन से, अनंत समुच्चय, अनंत मतलब असीमित, ठीक है बच्चों। अनंत मतलब क्या होता है, असीमित, कारण सहित आपको बताना है, कारण आपको देखना है, वो सीमित है तो क्यों सीमित है, अनंत है तो क्यों अनंत है। तो पहला सवाल आपके सामने है, ए x सच दैट x 10 से छोटा, x जो है 10 से छोटा है प्राकृत संख्या। 10 से छोटी प्राकृत संख्या आप लोग गिन सकते हो क्या, हाँ सर गिन सकते हैं। 10 से छोटी प्राकृत संख्या आप लोग गिन सकते हो, क्या होता है 10 से छोटी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन्हें गिना जा सकता है, इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए समुच्चय ए क्या है, सीमित समुच्चय। समझ में आ गया बच्चों। 10 से छोटी प्राकृत संख्या आप लोग गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप गिन सकते हो, इसलिए क्या हो गया, सीमित समुच्चय हो गया। अब देख लो y सच दैट y
y जो है माइनस 1 से छोटा है, मतलब -1 से क्या है, छोटा। -1 से छोटा मतलब संख्या जब माइनस में जाती है तो संख्या जैसे जैसे बड़ी होगी, -2 -1। अगर मैंने बोला -2 और -1 में कौन छोटा है तो आप बोलोगे सर -2। मैंने बोला -3 और -10 में कौन छोटा है तो आप बोलो -10, क्योंकि संख्या का माइनस में, जितना माइनस में जाओगे संख्या उतनी छोटी होती जाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और जीरो भी होती है। इस तरह का आपने कहीं तो देखा होगा, मैंने एक वीडियो बना के रखा होगा, इस तरह का आपने देखा होगा पहला वाला वीडियो। ठीक है, 1.1 उसके अंदर मैंने बता के रखा है। तो माइनस पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, धनात्मक भी होती है और जीरो भी होती है। तो 1 से क्या छोटी, 1 से छोटी पूर्णांक संख्या का डॉट 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 -3 -2 -1। ठीक है, तो इसको आप पता लगा सकते हो, कहां रुकेगा ये नहीं पता लगा सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए समुच्चय बी यह क्या है, अनंत समुच्चय। कौन सा समुच्चय है, अनंत समुच्चय। बहुत आसान है बच्चों, ये अनंत समुच्चय है। ठीक है, अब हमारे पास आता है तीसरा सवाल, आपकी पाठशाला में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी समुच्चय। सही बात है, आपकी पाठशाला में 9वीं में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं तो आप पता लगा सकते हो। जैसे आपकी पाठशाला में 4 डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी। डिवीजन ए में 60 है, डिवीजन बी में 55 है, डिवीजन सी में 60 है, डिवीजन डी में 60 है। ठीक है, इस तरह से आप गिन सकते हो ना। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को गिना जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह सीमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय बच्चों, सीमित समुच्चय, क्योंकि आप गिन सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कारण हो गया। अब अगला, आपके गांव के निवासियों समुच्चय गिन सकते हो आप लोग, पता लगाइए आपके गांव में कितने घर हैं और हर एक घर में कितने लोग रहते हैं, फिर सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, आपके गांव के निवासी समुच्चय, जब भारत सरकार पूरे भारत की जनगणना कर सकती है तो आप अपने गांव की जनगणना नहीं कर पाओगे, कर लोगे, तो गांव के निवासियों की संख्या गिनी जा सकती है। गांव के निवासियों की संख्या क्या की जा सकती है, गिनी जा सकती है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, सीमित समुच्चय बच्चों, सीमित समुच्चय है। ये क्या है, सीमित समुच्चय। समझ में आ गया आपको। गांव के निवासियों की संख्या आप लोग गिन सकते हो, आराम से गिन सकते हो। भारत सरकार तो भारत की जनगणना कर सकती है, आप लोग को तो इतना कर ही सकते हो। प्रयोगशाला में उपकरणों का समुच्चय, आपकी प्रयोगशाला है साइंस लैब, उसके अंदर कितने उपकरण है उसको आप गिन सकते हो। तो प्रयोगशाला के उपकरणों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। इसलिए यह क्या है बच्चों, सीमित समुच्चय। क्या है, सीमित समुच्चय है। याद रहना चाहिए आपको ये सब। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या मतलब बच्चों क्या होता है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, W द्वारा दर्शाते इसको। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 कहां तक मालूम नहीं, वो खत्म हो जाएगा, मालूम ही नहीं, मतलब खत्म कहां होगा मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। तो जो समुच्चय का नाम ए है, तो 0 1 2 3 डॉट 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 मालूम नहीं कहां तक, तो इन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। इसलिए यह क्या है, अनंत समुच्चय। क्या है बच्चों, अनंत समुच्चय है। ठीक है, ये हो गए 6 सवाल। एक सवाल और बचा हुआ है, वो सवाल है आपका है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या है परिमेय संख्या का समुच्चय, आपको होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे में होती है। ठीक है, जो P/Q के रूप में होती है, जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 5।
तो इनको आप गिन नहीं सकते। आप जैसे अगर मैंने बोला 1 से लेकर 2, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो परिमेय संख्या को आप लोग गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। तो परिमेय संख्या भी जो है वो अनंत समुच्चय में चली जाएगी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग को ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे और घर पे क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा है। अगर आपको सारा चीज समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसको शेयर करना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ।